डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज का, जो कि यूजी के लेवल पर काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं बायोस्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो आज से हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं बायोस्टैटिस्टिक्स का, जिसमें बेसिक कवर करूँगा कि बायोस्टैट क्या है और इसकी डिफरेंट ब्रांचेस क्या हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर नूतन प्रकाश और लगभग 12 ईयर्स से भी ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस, पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमफिल इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ये बहुत सारे मेरे क्रेडेंशियल्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैं इस सीरीज़ में आपको स्टैटिस्टिक्स में हेल्प कर पाऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स, जब हम बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें जानना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें मेनली 4 स्टेप मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। पहला, कलेक्शन ऑफ डेटा। पहले क्या करते हैं, डेटा का कलेक्शन करेंगे। डेटा का कलेक्शन होने के बाद उसका हम ऑर्गेनाइज या क्लासिफाई करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं डेटा का, और फाइनली एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसको अगर एग्जाम्पल के थ्रू जानना चाहें तो मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ स्टैटिस्टिक्स का। कि मान लेते हैं कि हमारी कंट्री में गवर्नमेंट को किसी कंक्लूजन पे पहुंचना है कि चलो भाई, पूरी कंट्री में लोगों के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, कितने लोग हैं जो ज़्यादा पैसे कमाते हैं, कितने हैं जो मिडिल क्लास हैं, कितने हैं जो लोअर क्लास में हैं, ताकि गवर्नमेंट उसके हिसाब से पॉलिसीज बना पाए, है ना। तो पहले गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट पहले करती है सेंसस। सेंसस मीन्स जनगणना। तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे वो घर घर जाएंगे। घर घर जाने के बाद में वहाँ से डेटा कलेक्शन होगा, पूरा कंट्री का डेटा इकट्ठा होगा, रिलीजन वाइज, कास्ट वाइज, एज वाइज, सारा डेटा कंपाइल। ऑब्वियस है, ये डेटा को अगर एज सच हम एक रजिस्टर में लिखेंगे तो कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। क्या करना चाहिए हमको, हम उस डेटा को पहले ऑर्गेनाइज करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। वो जो डेटा इतना सारा इकट्ठा होगा पूरा कंट्री का, उसका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस किस फॉर्म में प्रेजेंट करोगे, टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करोगे या डायग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट करोगे, उसके बारे में बहुत सारी बातें आगे करने वाले हैं। तो प्रेजेंटेशन होने के बाद हम उसकी एनालिसिस कर सकते हैं कि एक्चुअल में एवरेज इनकम है कितनी, किस एज ग्रुप का क्या है, मेल का कितना है, फीमेल का कितना है। और ऑब्वियस है, ये सारे डेटा के बेसिस में जब एनालिसिस हो जाएगा तो उसके बाद हम उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं और गवर्नमेंट उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज बना सकती है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स। और जब भी हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो हमने शुरुआत की थी डेटा से। तो ये जान लेते हैं कि डेटा क्या होता है। तो डेटा कुछ भी, किसी भी फैक्ट्स का कलेक्शन हो सकता है, जैसे नंबर है, वर्ड्स है, मेजरमेंट्स है, ऑब्जर्वेशन है, या चीज़ों का सिर्फ डिस्क्रिप्शन है। और एग्जाम्पल अगर हम देखें, लाइक नंबर ऑफ फार्मर्स इन अ ब्लॉक, किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में कितने सारे फार्मर्स हैं, ये एक डेटा है। द रेनफॉल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर मंथ में या किसी पर्टिकुलर सीजन में कितना रेनफॉल हुआ, वो भी एक डेटा है। किसी स्टेट में कितना पैडी क्रॉप है, किसानों ने कितना पैडी क्रॉप लगाया हुआ है, वो भी एक डेटा है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के लिए। तो डेटा हो कितने तरीके का सकता है, बेसिकली 2 तरीके का डेटा हो सकता है। एक होता है क्वालिटेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव किसे बोलेंगे, जब आप उसे नंबर्स में एक्सप्रेस ना कर सकें, लाइक इट वॉज ग्रेट फन, समवन इज वेरी इंटेलिजेंट, समवन इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये सब जो डेटा है वो क्वालिटेटिव डेटा है। और जब आप उसे नंबर में रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो हम उसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। अब क्वांटिटेटिव डेटा में भी 2 तरीके का हो सकता है कि जब भी या तो चीज़ों को आप काउंट करते हैं या तो चीज़ों को आप मेज़र करते हैं। जब आप मेज़र करते हैं
तो उसमें जैसे आप लोगों की हाइट को मेजर करें तो हाइट 5.6 फीट हो सकती है, 5.5 हो सकती है, 4.9 हो सकती है, 4.8 हो सकती है। तो जब भी कोई नंबर को आप मेजर, कोई भी वैल्यू को आप मेजर करते हो और जब वो वैल्यू डेसिमल में पॉसिबल हो तो ऐसे डेटा को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस डेटा। लाइक यहाँ पे देख सकते हो 3.265। जबकि जब आप चीज़ों को काउंट करते हो कि चलो भाई एक क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, तो या तो 10 होंगे, या तो 20 होंगे, या तो 50 होंगे, लेकिन 49.9 नहीं होंगे। तो जब भी कोई डेटा आप काउंटिंग करते हो तो ऑब्वियस है आपको कंप्लीट इंटीजर ही मिलता है विदाउट एनी डेसिमल। तो ऐसे को हम बोलते हैं बच्चों डिस्क्रीट डेटा, डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव डेटा एंड कंटिन्यूअस क्वांटिटेटिव डेटा जब उसमें डेसिमल हो, और जब पॉसिबल ही ना हो नंबर में फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर पाना तो हम उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा। ऑलराइट, तो मेरे ख्याल से अब आपको पता चल गया होगा। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है आखिर, अभी हमारी लाइफ में स्टैटिस्टिक्स का रोल क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, जो इतना सारा पूरा कंट्री का डेटा था वो एग्जाम्पल में पिछले आपने देखा कि उसको सिंप्लीफाई कर दिया। एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कितने सारे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, कितने हैं जो मिडिल क्लास में है, और कितने हैं जो अपर क्लास में है। Present fact in a definite form, and obviously it helps in the formulation of the suitable policies। और obvious है इससे एक और काम हो सकता है कि कंपैरिजन चीज़ों में बहुत आसानी से हो सकता है। और दूसरा, स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम फोरकास्टिंग कर पाते हैं चीज़ों का। फोरकास्टिंग मतलब भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट वो हमेशा फोरकास्ट करता रहता है कि आने वाले 24 घंटों में बारिश होगी या नहीं होगी। सो जो स्टैटिस्टिक्स है वो लाइफ का कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर वो रोल प्ले ना करता हो। जैसे जो स्टेट्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडस्ट्रीज चलाने में, बिजनेस चलाने में, इकोनॉमिक्स में आपको पता होगा, रिसर्च वर्क्स आप जब भी करोगे तो उसमें स्टार्ट की जरूरत पड़ेगी, बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस कंपनीज, कहीं पर भी, एवरीवेयर इन ऑल द स्फीयर ऑफ आवर लाइफ स्टैट हेल्प्स। ऑलराइट, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है ये देखने की कोशिश करते हैं। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स है कि स्टैटिस्टिक्स आप तभी लगा सकते हो जब आप ये देखेंगे कि डेटा में वेरिएबिलिटी हो। जहां पे वेरिएबिलिटी डेटा में नहीं है वहां पे स्टैट का कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मैं इसे बोलता हूं कि एवरेज हाइट आपकी क्लास में 5.6 फीट है, तो उसका मतलब ये निकलता है 5.6 फीट एवरेज है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी के सारी क्लास में सारे लोगों की हाइट है 5.6 है, किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं, तो इसका मतलब निकल के आता है क्योंकि सारे लोगों की हाइट अलग अलग होती है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एवरेज हैंड्स इन ऑल द पीपल ऑफ योर क्लास हैविंग 2, कोई मतलब ही नहीं है, सबके तो 2 हाथ ही होते हैं, तो उसमें एवरेज निकालने की क्या जरूरत है। तो स्टैटिस्टिक्स तभी लगेगा जब डेटा में वेरिएबिलिटी हो। जब डेटा में वेरिएबिलिटी नहीं होगी तो स्टैटिस्टिक्स का कोई मतलब नहीं है। सेकेंड पॉइंट, स्टैटिस्टिक्स डील विद ओनली एग्रीगेट और ग्रुप एंड नॉट विद इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया कि जब मैं बोलता हूं कि आपकी क्लास की एवरेज हाइट इतनी है तो मतलब वो पूरे क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, किसी एक इंडिविजुअल का नहीं बता रहा है। मतलब 5.6 फीट हाइट अगर पूरी क्लास की है एवरेज, तो मतलब वो एग्रीगेट पूरी क्लास की है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर एक बच्चे की 5.6 है। तो ये पूरे ग्रुप के बारे में बात करता है, इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करता है। थर्ड पॉइंट, स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट्स आर नॉट एग्जैक्ट एंड इट कैन बी मिसयूज्ड। इसका मतलब ये है कि जो स्टैटिस्टिक्स में हम जो भी आगे चल के बात करेंगे तो वो कभी भी, जब भी हम कोई इन्फ्रेंस निकालते हैं तो कभी भी 100% जैसा कुछ भी नहीं होता है। और हाँ, स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज भी किया जा सकता है, हो सकता है। तो ये सारी हुई आपकी लिमिटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। तो आगे बढ़ते हैं कि आखिर बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है।
तो बड़ा सिंपल है जो मैंने आपको बताया, द कलेक्शन ऑफ द डेटा, ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। तो ये सारा डेटा अगर बायोलॉजिकल ओरिजिन का है तो उसी को हम बोल देते हैं क्या, बायोस्टैटिस्टिक्स। वेरी सिंपल। सो बायोस्टैटिस्टिक्स स्टडीज की ऐसी ब्रांच है जो क्या करती है, स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो बायोस्टैटिस्टिक्स है या स्टैटिस्टिक्स है, इसकी दो ब्रांचेस हैं। पहली ब्रांच हम पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और दूसरी है जिसे बोलेंगे इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स या इन्फरेंशियल बायोस्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव बायोस्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ेंगे, ये एक ऐसी ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स की जिसमें क्या क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डिस्प्लेइंग ऑफ द डेटा और डिस्क्राइबिंग द बायोलॉजिकल डेटा। तो इसमें तीन चीजें आप कर सकते हो। क्या क्या करेंगे, आप ऑर्गेनाइज करेंगे डेटा को, डिस्प्ले कर सकते हैं मींस डायग्राम में प्रेजेंट कर सकते हैं, और डेटा को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जबकि जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है ये थोड़ी सी अलग है। कैसे अलग है, इन्फरेंशियल बायोस्टैटिस्टिक्स में हम काम क्या करते हैं कि ऐसे केसेस में जबकि पूरे पॉपुलेशन पे काम करना पॉसिबल ना हो। एग्जांपल समझिएगा, जैसे अगर कोई वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है या कोई पर्टिकुलर मेडिसिन का ट्रायल चल रहा है, कोई पर्टिकुलर ड्रग का ट्रायल चल रहा है, तो क्या यह पॉसिबल है कि कोई जो कंपनी है वो पूरे वर्ल्ड के सारे पेशेंट्स को दवा खिला दे, और अगर सारे पेशेंट्स ठीक हो गए तो ही वो बोल सकती है कि हाँ भाई ठीक है, अभी ये ड्रग सब पे काम करती है। आप खुद सोचिए, क्या किसी कंपनी के लिए सारे पेशेंट्स को मेडिसिन दे पाना पॉसिबल है? और अगर सब ठीक हो ही जाएंगे तो उसकी मेडिसिन खरीदेगा कौन? ऑब्वियस है कि ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती हैं जिसमें पूरे पॉपुलेशन पे काम करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे केस में हम क्या काम करते हैं, हम पॉपुलेशन में से थोड़े से सैंपल ले लेते हैं, और जो हमारा कैलकुलेशन है वो हम सैंपल पे करेंगे, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो हम पूरे पॉपुलेशन के ऊपर इंपोज कर देंगे। जैसे कुछ ग्रुप लिया वॉलंटियर्स का, उनको वैक्सीन दिया गया, और उसका जो भी रिस्पॉन्सेस रहा रिकॉर्ड किया, स्टैटिस्टिकली एनालाइज किया, और ये कंक्लूजन पे हम पहुंच गए कि वैक्सीन जो है वो इफेक्टिव है कि नहीं है। तो यहाँ पे माइंड करने वाली बात यह है कि हमने पॉपुलेशन पे काम नहीं किया, हमने सिर्फ कुछ लोगों पे काम किया सैंपल पे, लेकिन जो उसका रिजल्ट आया वो पूरी पॉपुलेशन के लिए हमने इंपोज कर दिया। तो ये बेसिक डिफरेंस है डिस्क्रिप्टिव बायोस्टैटिस्टिक्स का और इन्फरेंशियल बायोस्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती थी बायोस्टैटिस्टिक्स की, कहाँ से स्टार्टिंग हुई? सबसे पहला जो प्रयोग किया वो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सर फ्रांसिस गैल्टन। इनको हम फादर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। इन्होंने सबसे पहले कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज किया कि जो इंटेलिजेंस है उसकी इनहेरिटेंस के बारे में, कि जो इंटेलिजेंस है लोगों की, क्या वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। तो इसके लिए इन्होंने कुछ क्वेश्चनर और सर्वेज डिजाइन किए डेटा के कलेक्शन के लिए ह्यूमन कम्युनिटी पे। तो एक पहला प्रयोग था इस तरह से बायोलॉजी में, और भी काफी काम किया उन्होंने, इसीलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। एप्लीकेशंस देखते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, मैं कुछ उसमें से बता रहा हूं आपको कि बायोस्टैटिस्टिक्स की कहां कहां पे एप्लीकेशन हो सकते हैं। सो नंबर 1, इन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी, है ना, मेडिकल सेक्टर में इसका बहुत ज्यादा यूज है। इसका मतलब क्या हुआ कि टू डिफाइन, एग्जांपल देखिए, टू डिफाइन व्हाट इज नॉर्मल और हेल्दी इन ए पॉपुलेशन। आप जब भी इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि पॉपुलेशन में हेल्दी किसे बोलेंगे। भाई आप सबको पता है कि अगर हम डायबिटिक पेशेंट की बात करें तो आपको पता है कि फास्टिंग जो ब्लड शुगर है, अगर वो 110 के ऊपर जाता है तो लोग मानना शुरू कर देते हैं कि ये डायबिटीज हो गया। या ब्लड प्रेशर 120 के ऊपर जाता है, जो नॉर्मल है वो 80 टू 120 है, 120 के ऊपर जा रहा है, मतलब ब्लड प्रेशर में थोड़ी प्रॉब्लम है। पता कैसे चला कि 110 अगर ब्लड फास्टिंग पे ब्लड शुगर लेवल है तो वो डायबिटिक की तरफ जा रहा है या डायबिटीज हो गया है। इसका मतलब बहुत सारे लोगों पे एनालिसिस की गई होगी जो एकदम पूरे तरीके से हेल्दी रहे होंगे,
और उनका तो जितने सारे हेल्दी लोग थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनका जो ब्लड शुगर लेवल देखा गया वो 110 था या उससे कम था। लेकिन जो जितने लोगों को कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन थी उनका देखा गया कि जो शुगर लेवल है वो बढ़ा हुआ है। इसका मतलब वहीं पर डिसाइड कर दिया लाखों लोगों पे ऑब्जर्वेशन के बाद कि अगर इससे ज़्यादा है तो पर्सन डायबिटिक है, इससे कम है, इस रेंज में है तो पर्सन नॉन डायबिटिक है। तो ऐसे फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में क्या नॉर्मल है और क्या नॉर्मल नहीं है, किसी का पल्स रेट कितना होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, कितना वेट होगा हाइट के हिसाब से तो आप उसे नॉर्मल बोलेंगे, कितना होगा तो उसे अंडर वेट बोलेंगे हाइट के हिसाब से, कितना होगा जब आप उसे ओवर वेट बोलेंगे। तो ये सारा डेटा आता था हमारे पास, ऑब्वियस है ये स्टैटिस्टिक्स के थ्रू आता है कि क्या नॉर्मल है और क्या नॉर्मल नहीं है। और भी क्या कर सकते हैं इसमें, टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मीन्स एंड प्रपोर्शंस ऑफ नॉर्मल एट टू प्लेसेस इन डिफरेंट पीरियड्स। एग्जांपल देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे अगर हम मीन हाइट देखें बॉयज़ की गुजरात में और मीन हाइट ऑफ बॉयज़ इन हरियाणा और पंजाब, तो आप पाएंगे कि जो हरियाणा के मीन हाइट है मेल की या बॉयज़ की वो थोड़ी ज़्यादा है। तो इसमें यह भी काम पता करना जरूरी है कि आखिर रीज़न क्या है, हरियाणा या पंजाब के बच्चों की हाइट ज़्यादा क्यों है। क्या इसके पीछे उनका न्यूट्रिशनल फैक्टर है जो प्ले करता है, क्या कि वहाँ के लोग ज़्यादा अच्छा खाना खाते हैं, ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं, या इसके पीछे कोई वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन है या जेनेटिक कंडीशन है। तो किसी भी चीज़ के पीछे जेनेटिक कंडीशन क्या है, ये किस वजह से हो रहा है, कॉजेटिव एजेंट क्या है, ये भी बायोस्टैटिस्टिक्स के अंडर में आता है। आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई सच एज हाइट एंड वेट, है ना, जैसा मैंने बताया कि दो जो वेरिएबल्स हैं क्या उनके बीच में कोई कोरिलेशन है, क्या कोई रिलेशन है। अगर किसी की हाइट बढ़ेगी ऑब्वियस है उसका वेट भी बढ़ ही जाएगा, राइट। तो हाइट बढ़ेगी तो वेट बढ़ेगा, मतलब कैसा रिलेशन हो गया, पॉजिटिव कोरिलेशन। तो इस तरह से दो फैक्टर के बीच में क्या कोई कोरिलेशन है। किसी को अगर स्ट्रेस लेवल एक फैक्टर है और डायबिटिक अनदर फैक्टर, क्या दोनों में कोई रिलेशन है। जिनको ज़्यादा स्ट्रेस होता है क्या उनको डायबिटीज़ का चांसेस ज़्यादा होता है। जो लोग हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट लेते हैं क्या उनको हार्ट स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा होता है। तो दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है, इसकी स्टडी भी हम स्टैटिस्टिक्स में करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि ड्रग का बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है और बॉडी का ड्रग पे क्या असर होता है ना। मतलब जब हम ड्रग लेते हैं तो ड्रग जाकर के हमारी बॉडी में क्या करती है और बॉडी मेटाबोलाइज करने के लिए ड्रग को क्या करती है, इसको हम बोलते हैं कंबाइंडली फार्माकोलॉजी। तो इसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि टू फाइंड द एक्शन ऑफ ड्रग, कैसे अ ड्रग इज गिवन टू एनिमल और ह्यूमन टू सी वेदर द चेंजेस प्रोड्यूस आर ड्यू टू द ड्रग और बाय चांस। जैसे एग्जांपल, किसी को मान लिया बहुत ही डिप्रेशन है और डॉक्टर के पास जाता है कि अब मुझे मेडिसिन चाहिए, तो डॉक्टर उसको मेडिसिन लिख के देता है। तो अगर पेशेंट को ट्रस्ट है कि डॉक्टर बहुत अच्छा है, हो सकता है और डॉक्टर अगर उसको प्लेसिबो दे दे, मतलब ऐसी मेडिसिन दे जिसमें सिर्फ बाइंडिंग एजेंट हो, उसके अंदर कोई कंपाउंड प्रेजेंट ना हो और साइकोलॉजिकली ठीक हो जाए, तो ये कैसे पता चलेगा कि वो साइकोलॉजी उसका विश्वास होने की वजह से वो ठीक हुआ है या मेडिसिन की वजह से ठीक हुआ है ना। तो इसकी भी स्टडी आप फार्माकोलॉजी के थ्रू, फार्माकोलॉजी में हम करते हैं कि जो ठीक हुआ है पर्सन वो बाई चांस ठीक हो गया है या ड्रग की वजह से ठीक हुआ है। और देखिएगा पॉइंट नंबर 2, टू कंपेयर द एक्शन ऑफ टू डिफरेंट ड्रग्स और टू सक्सेसिव डोजेज ऑफ द सेम ड्रग। मतलब क्या हुआ, ये भी हम पता कर सकते हैं कि किन किन मेडिसिन को साथ में दें तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा, या दो मेडिसिन को एक के बाद एक दें तो क्या फर्क पड़ेगा, कौन सा कॉम्बिनेशन है वो देने से पेशेंट जल्दी ठीक होता है। और देखिए, टू फाइंड द रिलेटिव पोटेंसी ऑफ ए न्यू ड्रग विद रिस्पेक्ट टू ए स्टैंडर्ड ड्रग। जो पहले से ड्रग अवेलेबल है, मार्केट में है, और कोई नई ड्रग इंट्रोड्यूस हो रही है, तो ये पता करना कि जो नई ड्रग इंट्रोड्यूस हो रही है वो पहले वाले से बेहतर है या उससे उतनी अच्छी नहीं है। तो ये भी रिलेटिव पोटेंसी भी हम इसमें यूज आता है स्टैटिस्टिक्स का। आगे बढ़ते हैं, मेडिसिन में क्या क्या काम करेंगे, टू कंपेयर द एफिकेसी ऑफ ए पर्टिकुलर ड्रग
ऑपरेशन और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर दिस, द परसेंटेज क्योर्ड, कितने लोग ठीक हुए, रिलीव्ड हुए या डेथ हुई इन द एक्सपेरिमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप is compared and difference due to chance or otherwise is found by applying statistical techniques. तो इसमें क्या काम करते हैं? टू आइडेंटिफाई साइन एंड सिम्टम ऑफ ए डिजीज और सिंड्रोम। आपको पता है कि बहुत सारी जो सिम्टम्स है आपको पता है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा सिम्टम है? आप डॉक्टर के पास जाते हो, बताते हो मुझे ये प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर बता देता है, डायग्नोस कर देता है कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो किस बीमारी का, किस डिजीज का क्या सिम्टम है, ये भी स्टैब्लिश करना बड़ी बात है। जैसे आप कोरोना का लें, तो कोरोना में स्टार्टिंग में जब फैला तो बहुत सारे अलग अलग उसके सिम्टम आ रहे थे, और बाद में कुछ लोगों को डायरिया हुआ, जबकि उनको कफिंग की प्रॉब्लम नहीं थी, उनको बाकी और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही थी, सांस लेने में भी दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन जब उनको डायरिया था तो उनको प्रिकॉशनरी जब चेक कराया गया तो पता चला कि उनको तो कोरोना पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक नया सिम्टम निकल के आया कि ये डिजीज का एक ये और सिम्टम है। तो कौन को ये इस्टेब्लिश करना कि किसी पर्टिकुलर डिजीज या सिंड्रोम के क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, ये भी हम बायोस्टैटिस्टिक्स का इसमें रोल प्ले होता है। आगे बढ़ते हैं। टू टेस्ट यूजफुलनेस ऑफ सेरम एंड वैक्सीन इन द फील्ड, मैंने आपको बताया कि जो सीरम है या वैक्सीन है उसको कंट्रोल लोग, मतलब वैक्सीनेटेड लोगों को, वैक्सीन वालों को देना है, बहुत सारे लोगों का वैक्सीनेशन करना है, और ऐसा ग्रुप जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, दोनों में क्या डिफरेंस आता है, तो वाकई में जो वैक्सीन है वो यूजफुल है कि नहीं है, इसमें स्टार्ट का यूज होता है। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज, द रोल ऑफ कॉजेटिव फैक्टर इज स्टैटिस्टिकली टेस्टेड। जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया में जो डिफेंसिव आयोडीन, आपको पता है कि आयोडीन की वजह से क्या होता है, ग्वाइटर होता है, लेकिन ये कैसे कंफर्म होगा? तो वो तभी कंफर्म होगा, is confirmed only after comparing the incidence of goiter cases before and after giving iodized salt। मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में पहले हम रिपोर्ट करते हैं कि कितने सारे लोगों को ग्वाइटर था, फिर बाद में गवर्नमेंट ने साल्ट में आयोडाइज साल्ट शुरू किया, आयोडीन मिलाना शुरू किया, और बाद में देखा कि भाई कितने सारे अभी पेशेंट कितने सारे आ रहे हैं, तो कंपैरिजन करके पता चल जाएगा कि पहले केसेस कम आ रहे थे, अभी ज़्यादा आ रहे हैं। इसका मतलब आयोडीन का रोल तो होता है। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, ग्वाइटर होगा। क्लिनिकल मेडिसिन, इस सेक्टर में क्या करेंगे? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेडिकल हिस्ट्री ऑफ डिजीजेस, प्लानिंग एंड कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल स्टडीज, इवेल्युएटिंग द मेरिट ऑफ डिफरेंट प्रोसीजर्स, है ना, इन प्रोवाइडिंग मेथड फॉर डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। तो ये सारी चीजें हैं जो हम क्लिनिकल मेडिसिन में यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी फोकस ऑन ए होल रेंज ऑफ टॉपिक्स, बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं बायोटेक्नोलॉजी में, जैसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट आप पढ़ते होंगे, एंड एनिमल्स टू जीन थेरेपी, मेडिसिन, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, रिप्रोडक्टिव थेरेपी एंड इवन एनर्जी प्रोडक्शन। ये सारे ब्रांचेस हैं किसके, एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी के अलग अलग सेक्टर में। सो इन सारे केसेस में कहीं ना कहीं हमको ये जरूर जानना पड़ता है कि क्या सिग्निफिकेंट है और क्या सिग्निफिकेंट नहीं है। तो वो जानने के लिए, परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है, उसके रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए। जेनेटिक्स में आपको अच्छे से पता है कि जेनेटिक्स में अगर आप देखेंगे तो जेनेटिक्स में बहुत सारा रोल प्ले होता है। जब भी आप पेडिग्री एनालिसिस करेंगे या किसी भी जो कपल है जो बेबी प्लान कर रहा है, तो उसके आने वाली जनरेशन में किसी पर्टिकुलर डिसऑर्डर के होने के चांसेस क्या हैं, ये सारा हम यूज करते हैं। वहां पर भी हम स्टैट का यूज करते हैं इन जेनेटिक्स। और भी कहाँ पे यूज हो सकता है, लाइक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज हुआ, लिंकेज एनालिसिस आपने पढ़ा होगा, और ऑब्वियसली सीक्वेंसिंग में भी हम इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। आज की डेट में एनजीएस चल रहा है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। तो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के थ्रू जो इतना सारा डेटा आता है, तो उसमें क्या है जो फॉल्स पॉजिटिव है, क्या है जो ट्रू पॉजिटिव है, जो भी है उसकी एनालिसिस भी हमको करना होता है। तो उसमें भी स्टैट का बहुत बड़ा रोल है। एनवायरमेंटल साइंस, है ना, so baseline studies to document the present state of an environment to provide background in case of an unknown changes in the future. So targeted studies to describe the likely impact of changes being planned or accidental occurrence. So and regular monitoring क्या करते हैं, to attempt to detect changes in the environment. So environment में भी बहुत ज़्यादा रोल है इसका,
न्यूट्रिशन में, है ना। तो न्यूट्रिशन में आपको पता है कि बहुत सारा पिछले 2 डिकेड में बहुत ज़्यादा अभी साइंस ने बहुत तरक्की की है, बहुत डेवलपमेंट हुआ लाइफ साइंस में। क्या क्या हुआ है, जैसे हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजी, हाई एफिशिएंसी एंड रैपिड कंपटीशन, कंपटीशनल चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं। तो अभी जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो उनके पास बहुत सारी मेथोडोलॉजीज हैं, किसके लिए, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को एनालाइज करने के लिए, लो मॉलिक्यूलर वेट मेटाबोलाइट को एनालाइज करने के लिए, और ऑब्वियसली बायोइन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेस के लिए। तो न्यूट्रिशनिस्ट भी इसका यूज़ करते हैं। और आपको पता होगा डाइट प्लान कर सकते हैं कि अगर किसी को वेट गेन करना है या किसी को वेट लूज करना है तो उसको क्या लेवल तक उसको फूड दिया जाए, तो वो भी एक स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप ही होती है। So appropriate statistical analysis are expected to make an important contribution to solving major nutrition associated problems in human and animals like obesity, जैसा बताया, diabetes, cardiovascular disease, cancer, aging and intrauterine growth retardation। तो अगर हम पूरी तरीके से देखें कि आखिर क्या है भाई, स्टैट को अगर हम कंपाइल करें तो हेल्थ एंड वाइटल स्टैट आर एसेंशियल टूल्स इन डेमोग्राफी, पब्लिक हेल्थ, मेडिसिन प्रैक्टिस एंड कम्युनिटी सर्विसेज। सो रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल, और क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल इवेंट, बर्थ, डेथ, है ना, ये सब की एजेंसी जो रजिस्टर करेंगे। हॉस्पिटल्स में कितने सारे केसेस आते हैं उन सब की कर करके, और हम क्या पॉपुलेशंस में हम पूरी तरीके से पता कर सकते हैं कि जो कोई भी पर्टिकुलर कंट्री है, स्टेट है, वहाँ पर हेल्थ की क्या कंडीशन है। मीन्स व्हाट आर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, जितनी सारी डेथ हो रही हैं इससे क्या पता चलेगा, अगर हम सारी चीज़ों को मॉनिटर करेंगे, कितने डेथ हुए, कितने बर्थ हुए, डेथ हुई तो किस वजह से हुई, तो उससे हम बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। लाइक व्हाट आर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ सिकनेस, वेदर ए पर्टिकुलर डिजीज इज राइजिंग और फॉलिंग, और सीवियरिटी या प्रेवलेंस क्या है। ठीक है, सो कंक्लूजन क्या निकल के आया कि जो बायोस्टैटिस्टिक्स टेक्निक है ये एश्योर करती है चीज़ों को कि कोई काम, जो चीज़ हो रही है वो किस वजह से हो रही है, बाई चांस हो रही है या किसी फैक्टर की वजह से हो रही है। इन एवरी केस ऑफ आवर लाइफ, स्टैट प्ले अ मेजर रोल फॉर बेटर गेनिंग एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स, एंड अ वेल डिजाइन्ड एंड प्रॉपरली कंडक्ट्स स्टडी इज अ बेसिक प्रीरिक्विजिट टू अराइव एट वैलिड कंक्लूजन। तो ये रहा आपका बेसिक ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स, और हमने शॉर्ट में देखा कि हमारे लाइफ की किस किस सेक्टर में स्टैटिस्टिक्स रोल प्ले करता है। तो ये पूरी सीरीज हम पढ़ेंगे स्टैट के बारे में, बेसिक स्टैटिस्टिक्स कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। और आप इसे अच्छे एजुकेशन पे सबका हक होना चाहिए। स्पेशली जो लाइफ साइंस के बच्चे हैं वो सफ़र करते हैं थोड़े बायोस्टैट में, तो अगर आप दूसरों को फॉरवर्ड करेंगे तो शायद उसको भी बेनिफिट मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।